नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सामान्य विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के। और ये आपका मिक्स वीडियो होने वाला है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज से पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से प्रश्न आपसे एग्जाम में पीटी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी इन तीनों और सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स से, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर्स के फॉर्म में ये सभी प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे एडिशनल जानकारी भी दी जाएगी, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न और भी तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से इस वीडियो को आपको देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स को भी सम्मिलित किया हुआ है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसको हम किसकी सहायता से मापते हैं? तो वेवलेंथ यानी कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको हम एंगस्ट्रॉम के माध्यम से मापते हैं। किसके माध्यम से? तो एंगस्ट्रॉम के माध्यम से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ई नहीं होता है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता है, ए होता है। तो एंगस्ट्रॉम की सहायता से मापा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक मैंने अपलोड किए हुए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए उनको देख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ मूल राशियाँ जो हमारी हैं उनको यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया हुआ है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक यम होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक आपका सेकंड होता है और इसका प्रतीक क्या होता है? तो एस होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। आप याद देखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक जो है ए होता है। ऊष्मागतिक ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है और इसका प्रतीक के है। इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट मूल राशियां हैं, इनके मात्रक आप याद कर लीजिएगा, प्रतीक भी आप देख लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य भौतिक राशियाँ हैं, उनके मात्रक को भी आइए देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दाब यानी कि प्रेशर हमारा पास्कल में मापते हैं। हम प्रेशर को हम पास्कल में मापते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, पास्कल में। ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसके अलावा नौ संचालन की दूरी जो नॉटिकल मील में मापी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। नौ संचालन की जो दूरी होती है उसको हम नॉटिकल मील में मापते हैं। ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं। ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ें आपसे एग्जाम में पीटी की परीक्षा में साइंस के सेक्शन में पूछी जाएंगी। तो बेसिक चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। जल का बहाव हम मापते हैं क्यूसेक की सहायता से। जल का जो बहाव होता है वह क्यूसेक में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई आपकी डॉप्सन से मापी जाती है। डॉप्सन इकाई जो होती है इसकी सहायता से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ज्योति फ्लक्स को हम मापते हैं ल्यूमेन की सहायता से। ज्योति फ्लक्स के मापने की इकाई क्या होती है? तो होती है ल्यूमेन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। चुंबकीय प्रेरण को हम मापते हैं टेस्ला की सहायता से और चुंबकीय प्रेरण को मापने की जो इकाई है वो होती है टेस्ला। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां थी और उनके मापन की इकाई को हमने देख लिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपसे एग्जाम में साइंस के सेक्शन में पूछी जाएंगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई आपकी वोल्ट हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी आप देखा है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? जो माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे जुड़े भी अन्य जो उपकरण हैं जो उनको भी हम आगे देख लेते हैं।
पहले इन दो प्रश्नों को सॉल्व कर लें पहले। तो जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। तो आप इसे याद रखिएगा। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। तो आप इसे याद रखिएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु जो होती है पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा पृथ्वी पर जो पलायन वेग का मान वो कितना होता है? 11.2। आप याद कर लीजिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप याद देखिएगा 11.2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह जो है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है। इसकी सहायता से मतलब इतने पर अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं इस पलायन वेग से, तो जो पृथ्वी है मतलब जो वस्तु है वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो आप इसे याद देखिएगा। ये मान भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद हमने मूल राशि को देख लिया था। इसके बाद कुछ मात्रकों को हमने देख लिया था, भौतिक राशियों को, उनके मापन की इकाई को। इसके अलावा एक बच गया था आपका उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखा जाता है। तो आइए भी इसको देख लेते हैं। तो सोलर सेल का कार्य क्या होता है? सोलर सेल क्या करती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप याद देखिएगा, जो सोलर सेल होती है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है? तो ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो विद्युत बल्ब होता है यह विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसके बाद विद्युत सेल का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत सेल का कार्य होता है। जो विद्युत सेल होती है यह क्या कार्य करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके अलावा सितार, जो सितार होता है, यहाँ पे बस सितार होगा, तो सितार का कार्य क्या होता है? सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जो सितार होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? तो हमने अभी प्रश्न में देखा था, माइक्रोफोन क्या कार्य करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। जो मोमबत्ती होती है ना, यह रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। पवन चक्की का कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। याद रखिएगा आप, पवन चक्की का कार्य क्या होता है? तो पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है। इसके अलावा विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो जो विद्युत मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आप याद देखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बदलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण हैं और इनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। एक प्रश्न तो आप इससे मान के चलिए कि एक प्रश्न आपके पीईटी की परीक्षा में साइंस के सेक्शन में पूछा जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक भी आपको बता दे रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं साइंस के सेक्शन में। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की तरंगे आपकी कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप याद रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है।
तो इसके बाद जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनके प्रकारों को भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार हैं। तो इनके प्रकार को आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें से सभी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही आप याद कर लीजिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, गामा रे, ये सभी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें से जो अवरक्त किरणें होती हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो अवरक्त किरणें जो हैं उष्मा उत्पन्न करती हैं। इनका उपयोग जो है रात में देखने वाले लक्ष्य को खोजने में, टीवी, रिमोट इत्यादि उपकरणों में किया जाता है अवरक्त किरणों का इस्तेमाल। इसके अलावा जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणों का जो प्रयोग है पदार्थ भौतिक, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने में एक्स किरणें उपयोगी होती हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में भी आपकी जो एक्स किरणें हैं उनका प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। तो एक्स किरणों का उपयोग मैंने बता दिया है, अवरक्त किरणों का उपयोग मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार ही हैं। अवरक्त किरणें, एक्सरे, सभी आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह तापक्रम जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। तो -40 डिग्री आप याद रखिएगा, -40 डिग्री तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है एक समान होता है। तो -40 डिग्री आप ऐसे याद रखिएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत तक होती है। आप याद रखिएगा, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत तक होती है। इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में उपयोग होता है कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। आप याद देखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इस्तेमाल होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है और वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है आपका अवतल दर्पण। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। आप याद देखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि किसी वस्तु का जो ताप है वह -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। तो इसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केल्विन पैमाने पर इसे हम 0 K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम केल्विन पैमाने पर जाने तो केल्विन पैमाने पर इसको हम 0 K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसी मतलब केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप को हम 0 K कहते हैं और सेल्सियस में इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण का जो प्रयोग है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा सेविंग मिरर के रूप में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। यानी कि सेविंग मिरर का क्या मतलब? सेविंग मतलब जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है ना, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई, वाहनों की हेडलाइट हो गई, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसको हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। वह पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। आप याद देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मतदान के समय उंगली पर निशान लगाने में प्रयुक्त स्याही किसकी बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। जब आप वोट देने जाते हैं, जब आप मतदान करने जाते हैं, तो आपके हाथ के ऊपर जो स्याही लगाई जाती है ना, वह स्याही किसकी बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। हंसाने वाली गैस जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। आप याद देखिएगा।
और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड को आप लाफिंग गैस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा। आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक उसको हम कहते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त ऐसे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अंडाणु है। आप याद देखिएगा, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो आपकी है वह अंडाणु है। और टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक पिगमेंट कौन सा होता है। तो लाइकोपिन। लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण, पिगमेंट के कारण जो है टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती। आप याद देखिएगा, मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज व औषधि का अवशोषण करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं। तो बड़ी आंत, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ जल, खनिज और औषधि का जो है अवशोषण होता है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, बड़ी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो मैक्सिमम पाचन क्रिया होती है वो हमारे शरीर के किस भाग में संपन्न होती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो पाचन क्रिया होती है वह हमारे शरीर के किस भाग में संपन्न होती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ पे अन्य एडिशनल फैक्ट्स को आप देख लेते हैं। यहाँ पे किस वर्णक के कारण किसका रंग लाल होता है, पीला होता है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सेब का जो लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसके अलावा टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। और हल्दी का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण होता है। तो जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वर्णक कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसी का यह प्रश्न आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है कि किस वर्णक के कारण क्या होता है। आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी एडिशनल फैक्ट लिखा गया है, संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम मानी जाती है, जो कि एक परजीवी जीवाणुओं की कोशिका होती है, जिसको हम संसार की सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। इसके अलावा संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। आप इसे याद देखिएगा। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद करते हुए चलना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रंग आप देख लीजिएगा, किस वर्णक के कारण सेब का रंग लाल होता है, किस वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है तो इससे प्रश्न, इसी कारण से जो है इसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे सायनीन होता है इस प्रकार से, एंथोसा के बाद यह आएगा आपका सायनीन होता है ना। तो एंथोसायनीन के कारण जो है आपका जो सेब होता है उसका रंग लाल होता है। बाकी सब यहाँ पे करेक्ट एकदम है। यहाँ पे बीच में सा के और यहाँ पे एंथोसायनिन होता है, इस प्रकार से लेके आएगा आपका। मैं लिख देता हूँ एंथोसायनिन। तो इसके कारण, इस पिगमेंट के कारण ही जो है सेब का रंग जो है लाल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो होती है फुफ्फुस धमनी। आप याद देखिएगा, फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप इसे याद देखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम किसे कहते हैं। आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हमारी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और इनका जो है कब्रगाह हम प्लीहा को कहते हैं। आप इसे याद देखिए कि प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है यह आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। मानव की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धि का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम को हम मानव की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धि का केंद्र कहते हैं।
कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुष्ठ रोग जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे होता है, तो सिनकोना की छाल से होता है कुनैन का निष्कर्षण। तथा कुनैन जो है यह मलेरिया रोग की एक प्रभावी मेडिसिन है, औषधि है, तथा कुनैन का जो निष्कर्षण है यह सिनकोना की छाल से होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और कृमिजन्य जनित रोग। इनको आप देख लीजिएगा वीडियो को एक बार इत्मीनान से रोक कर कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं और कृमिजन्य से कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न तो आपके पूछा ही जाएगा, तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक कर इत्मीनान से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। आप याद कर लीजिएगा, ठोस में जो है ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है। बस ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण किस प्रकार का होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। आप याद देखिएगा, बस ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होती है, यानी कि जो एलपीजी गैस होती है किसका मिश्रण होती है, तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है एलपीजी गैस। इसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। स्तनियों यानी कि जो मैमल्स होते हैं के हृदय में कुष्ठ मतलब कुल कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, चैम्बर की यहाँ पे बात हो रही है, कितने चैम्बर होते हैं आपके स्तनियों में, मतलब जो स्तनीय जीवधारी होते हैं उनके हृदय में चैम्बर की संख्या 4 होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अलावा बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स और पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसका पार्ट 1 था। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने शुरू की है, उसका जो भाग 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह आपकी मिक्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। तो आज हम इसमें 50 बेहतरीन प्रश्नों को साइंस के कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 50 प्रश्नों के अलावा बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे आपकी जानकारी और बढ़ती रहेगी। तो पीईटी परीक्षा में 5 नंबर के साइंस के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, तो लीवर यानी कि यकृत जो होता है यह हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का पार्ट है, अंग है। तो इसे आप याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता की कमी के कारण, यानी कि बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो मरेस्मस। आप याद रखिएगा, मरेस्मस नामक जो बीमारी है, मरेस्मस नामक जो रोग है, यह बच्चों में प्रोटीन की कमी या प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस विटामिन का यहाँ पे नाम पूछा गया है जो रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है, तो विटामिन के। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसे आप याद रखिएगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है, तो यह तत्व आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशीय कांच है उसको हम बोलते हैं फ्लिंट कांच। आप याद रखिएगा, फ्लिंट कांच का जो निर्माण है का जो यूज है, यह चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना जो है किस पर निर्भर करता है, तो पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर। आप याद रखिएगा, पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना पूरी तरह से निर्भर करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ब्लैक कलर का यानी कि काला दिखाई पड़ता है।
वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग जो है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड का जो इस्तेमाल है, अवरक्त विकिरण का जो इस्तेमाल है वह रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? तो उत्तल लेंस का। आप इसे याद रखिएगा, सॉरी अवतल लेंस ना, यहाँ पे कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपके साथ साझा की गई है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निकट दृष्टि दोष की, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होता है उसकी आँख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह न बनकर रेटिना के पहले बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आप याद देखिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का जो प्रयोग है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न क्या, ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। ये लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ खोज है और उनके खोजकर्ता आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे किण्वन पद्धति का खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन व स्वान ने। विटामिन का खोज किया था फंक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा। गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गाल्जी के द्वारा। पोलियो के टीके का आविष्कार किया गया था जोनास साल्क के द्वारा। इसके बाद कुछ रासायनिक तत्व हैं जिनका उपयोग मेडिकल लाइन में होता है, इसे भी आप देख लीजिए। तो फास्फोरस 32 का जो इस्तेमाल है वह रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि के इस्तेमाल के लिए होता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल रक्त कैंसर के इलाज के लिए होता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल जो है ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार देखने को मिल जाता है, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। आपको सभी अम्लों में मिल जाएगा हाइड्रोजन। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, इसमें यह क्या होता है? तो यह जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इसे आप याद रखिए, घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है यह मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो आपका है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित होती है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या। बहुत बार एग्जाम यह प्रश्न रिपीट किया गया है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं कौन कौन से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है ये सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले मुख्य पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध कौन सी होती है? तो एलपीजी सिलेंडर में जो रिसाव होता है, रिसाव के कारण जो आपको दुर्गंध महसूस होती है वो किसकी दुर्गंध होती है? तो वो होती है
इथाइल मरकैप्टन की, किसकी, तो इथाइल मरकैप्टन की वह दुर्गंध होती है, जिसके कारण जो रिसाव है उसका पता चल जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रेफीन क्या होता है, तो यह कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है, छोटा, बिल्कुल छोटा, एकदम नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन, किसका, तो कार्बन का। उस बहुलक का आपको नाम बताना है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट यह एक प्रकार का बहुलक है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। जो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाशिरा जो होती है ना, महाशिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा द्विफोकल लेंस का, द्विफोकल लेंस का जो प्रयोग है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। मेनली यह जो दृष्टि दोष है वृद्धावस्था में देखने को मिलता है तथा इसके निवारण के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है, तो कैल्शियम आयन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला होता है यह आयन। वह विटामिन जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस विटामिन का नाम पूछा गया यहाँ पे जो किसी भी सपने को पर्याप्त मात्रा में मतलब पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है, तो इस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन B6। याद रखिएगा विटामिन B6 जो होता है यह किसी भी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो पायरिडॉक्सिन जो है इस विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसके पाचन को प्रभावित करता है, तो पित्ताशय में जो पत्थर हो जाता है वह वसा के पाचन को प्रभावित करता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मानव शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है, तो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है यकृत में, लिवर में, तो आप याद रखिएगा। और डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है वो होता है टायरोसिन, आप याद रखिएगा। डीएनए में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है जो अमीनो अम्ल बनाता है, तो इसका नाम है टायरोसिन। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। जांच और संबंधित अंग यानी कि कौन कौन सी जांच किस अंग से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ईईजी की जो जांच है यह संबंधित होती है मस्तिष्क से, ईसीजी आपका संबंधित होता है हृदय से, ईओजी संबंधित होता है आपका आँख से, बीएमटी परीक्षण आपका होता है बोन मैरो और बोन मिनरल डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, यह आपका संबंधित होता है अस्थि से। मैमोग्राम का संबंध आपका वक्ष से होता है, ऑडियोग्राम का संबंध आपका कान से होता है और ईएमजी का संबंध आपका मांसपेशियों से होता है। इनका फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा गया है, तो इनका फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप ये किस पर आधारित होते हैं, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करते हैं, आधारित होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये तीनों चारों जो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका जिसको मिराज के नाम से जानते हैं, एंडोस्कोप यह किस पर कार्य करते हैं, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, तो आप याद रखिएगा। वह दर्पण जो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का, आप इसे याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका है गामा किरणें, तो आप इसे याद रखिएगा। गामा किरणों में अधिकतम ऊर्जा देखने को मिलती है। ये डेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स से आपका क्लियर हो जाएगा चीज़। तो गामा किरणें देख पा रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्टर होती है
हाई फ्रिक्वेंसी होती है और हाइयर एनर्जी होती है। यानी कि गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है कम होती है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरणों के बाद एक्स किरणों का नंबर आता है, तो गामा किरणों के बाद एक्स किरणें होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और हाइयर एनर्जी होती है। इसके अलावा रेडियो जो तरंगे होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी होती है आपकी रेडियो तरंगों की। तो सबसे कम लोअर एनर्जी लोअर फ्रिक्वेंसी आपकी होती है रेडियो तरंगों की, और सबसे ज़्यादा हाइयर फ्रिक्वेंसी हाइयर एनर्जी होती है गामा किरणों की। तो इस पिक्चर को आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा, यह पिक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न चांसेस हैं कि पूछे जाएं आपसे, क्योंकि यह जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि किस किरण की किस रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है या किसकी सबसे कम होती है या किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसको एक बार आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। प्रश्न अगला आपके सामने है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। तो आप इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। कलर ब्लाइंडनेस, यह किस प्रकार का रोग का एग्जाम्पल है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो आपका होता है यह आपका अनुवांशिक रोग होता है। आप इसे याद रखिएगा, वर्णांधता जिसको हम बोलते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे जो है किसी लेंस के प्रयोग से सही नहीं किया जा सकता है। तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है एक लाइट ईयर। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 के बराबर। आप याद कर लीजिएगा, 9.46 × 10⁻15 के बराबर होता है आपका एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रकाश वर्ष जो है आपका यह डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक होता है। उस यंत्र का नाम यहाँ पे पूछा गया है जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है, तो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है यह अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका सूचक होती है, तो तूफानी मौसम का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में क्या होते हैं, तो माणिक्य और नीलम जो होते हैं ये रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। और स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आप याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी में यह दिया गया था आपका 1921 में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह गैस जो पेय जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उसको बोलते हैं क्लोरीन गैस, जो है पेय जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त होती है, तो जल के अपघटन से। आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है यह जल के अपघटन से प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। तो आप इसे याद रखिएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसको उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है क्रमशः ऑक्टेन और सीटेन संख्या में। याद रखिएगा आप। और पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं और डीजल की गुणवत्ता को हम सीटेन संख्या में मापते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सुमियो आइजीमा ने जो है कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। रडार से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं रडार से। आप याद रखिएगा, रडार से जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। लास्ट के 5 प्रश्न आप ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अध्ययन और विषय का नाम, तो पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन आपका इकोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन आपका जेरेंटोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियो वनस्पति कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी यानी कि वायरस विज्ञान कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी यानी कि जनानिकी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं हम वंशागति का अध्ययन। फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है एंथोलॉजी। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद कीटों का जो अध्ययन है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लास्ट के 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब का जो फल होता है वह लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण, पिगमेंट के कारण इसका रंग लाल होता है। फलों को पकाने में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, एथीफोन, इन रसायनों का जो प्रयोग है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। उच्च ताप किसकी सहायता से मापा जाता है? तो उच्च ताप हाई टेम्परेचर आपका पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस कहाँ पर जमा होता है? तो लीवर यानी कि यकृत से निकलने वाला पित्तरस आपका पित्ताशय में जमा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डेटा मैंने अपलोड किया हुआ है। कुछ भौतिक राशियाँ हैं और उनका मापक यंत्र यहाँ पे लिखा गया है। वीडियो को इत्मीनान से रोक लीजिएगा। यहीं पे रोकने के बाद इस डेटा को आप पढ़ लीजिएगा। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि और उनके मापक यंत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। 50 प्रश्नों को हमने सामान्य विज्ञान के यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी पीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।